तआला अन्हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन एरा ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का 13 AH से 23 AH तक, ठीक है, तो 634 AD तो 644 AD तक, यानी अराउंड 10.5 ईयर्स, जो दुनिया की तारीख के गोल्डन तरीन ईयर्स थे। ठीक है, जो दुनिया की तारीख के कह रहा हूँ, क्योंकि इस एरा को मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स दोनों ने एंजॉय किया था। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को अपने जालिम बादशाहों से इसी एरा में जो है वो निजात मिली थी। ठीक है, तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, देखो जब भी दुनिया में मुसलमानों की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो दुनिया के अंदर मुसलमानों की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हिपोक्रेट्स की गवर्नमेंट की नहीं, जो आजकल चल रही है। ठीक है, मुसलमानों की गवर्नमेंट आई है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को गोल्डन एरा दिखाया है। ठीक है, तो कैलिफेट ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को डिस्कस करेंगे कि क्यों ही वाज अपॉइंटेड, व्हाई वाज ही अपॉइंटेड एज द कैलिफ। तो चीफ सेक्रेटरी टू द प्रॉफिट एंड अबू बकर, एडवाइजर टू द प्रॉफिट एंड अबू बकर, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट टू द प्रॉफिट एंड अबू बकर। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट प्रॉफिट के लिए, और अबू बकर के जमाने में अबू बकर के लिए। और आपको वो हदीस भी याद होगी, ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए कही थी, लौकान आबादी नबीयुन लकाना उमर, इफ देयर वुड बी एनी मैसेंजर आफ्टर मी, इट मस्ट बी उमर। ठीक है, बट देयर इज नो मैसेंजर आफ्टर योर ब्रदर मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपने सुनी। उसके बाद आ जाए, वेल नोन फॉर विल पावर, ठीक है, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल स्मार्टनेस। ठीक है, इन सारी चीज, देखो एक लीडर के अंदर यही तो क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, इम्पार्शियलिटी, जस्टिस, ठीक है, पुअर की केयर, नीडी लोगों की, ये क्वालिटी जिसके अंदर आ जाएंगी, ये क्वालिटी जिसके अंदर आ जाएंगी, वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। ठीक है, और इनमें हमारे लीडर में अफसोस के साथ इनमें से एक भी नहीं होती। आई बात समझ में? ना विल पावर, ना जो है वो पॉलिटिकल स्मार्टनेस, ना इंटेलिजेंस, ना रिलीजियस नॉलेज, ना इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी डेथ के वक्त जो है वो विल डिक्टेट की थी। मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, अपनी डेथ के वक्त विल डिक्टेट की थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को। ठीक है, और विद द कंसल्टेशन ऑफ अदर्स, अबू बकर ने हजरत उमर को जब इलेक्ट करने की बात की थी, ठीक है, तो किसी ने जो है वो क्या कहते हैं डिसलाइक किया कि उमर इज टू स्ट्रिक्ट। तो इस पर होली प्रॉफिट हजरत अबू बकर ने फरमाया था कि हिज स्ट्रिक्टनेस इज ड्यू टू माय पोलाइटनेस। ठीक है, इफ I will be asked on the day of judgment by the God, so I would reply कि I have chosen the best person on the face of the earth। आई बात समझ में? टू रूल अपॉन द मुस्लिम्स। तो ये बात बताई, और हजरत उमर ने इसको प्रूव भी किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विल आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू कंटिन्यू द वॉर्स इन इराक एंड सीरिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वॉर्स स्टार्ट की थी इराक और सीरिया में। ठीक है, क्योंकि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात दुनिया से कह कर गए थे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात दुनिया से कह कर गए थे कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला रोम और पर्शिया को, यानी सीरिया और इराक, ईरान, सबको मुसलमानों के हाथ पर कॉन्क्वेस्ट करेगा। तो हजरत अबू बकर ने भी कहा कि जो भी नया लीडर आएगा, ही विल कंटिन्यू फाइटिंग इन द टुवर्ड्स इराक एंड टुवर्ड्स सीरिया। असल सीरिया का पर्पस क्या था? असल सीरिया का पर्पस, ठीक है, बैतुल मुकद्दस और जेरूसलम था। आई बात समझ में? असल सीरिया का पर्पस बैतुल मुकद्दस और जेरूसलम था। बहरहाल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 ऑफ जुमादिल आखिर और 23 ऑफ अगस्त को डाइड हुए। ठीक है, तो 24 ऑफ अगस्त और 23 ऑफ जुमादिल आखिर को हजरत अबू बकर अपॉइंटेड हुए। ठीक है, और हजरत अबू बकर ने सब, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपॉइंटेड हुए, और हजरत उमर ने सबसे पहला एक काम ही किया कि इनका जो टाइटल था ना हजरत अबू बकर का, वो था खलीफतुर रसूल। खलीफतुर रसूल का टाइटल था, उन्होंने वो चेंज करके रखा अमीरुल मोमिनीन। खलीफतुर रसूल का मतलब आपको भी मालूम है, डेप्यूटी टू द प्रॉफिट। हजरत उमर ने ये टाइटल क्यों चेंज किया? उसका एक रीजन था। ये देखो, खलीफतुर रसूल का टाइटल बहुत ही हैवी टाइटल था। अगर कोई भी शख्स कोई भी गलती करेगा खलीफा बनने के बाद, कैलिफ बनने के बाद, तो उसकी एट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट होगी और प्रॉफिट का नाम बदनाम होगा। हजरत उमर अबू बकर हजरत उमर ने कहा कि भाई इट इज बेटर कि हम ये नाम चेंज कर दें, ये तो बहुत हैवी टाइटल है। और खुद हम्बलनेस शो करते हुए हजरत उमर ने ये भी कहा कि आई डोंट डिजर्व दैट टाइटल, हाउ कैन आई डिजर्व इट? अबू बकर वाज द राइटेस्ट पर्सन टू बी कॉल्ड एज द सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट। आई कैन बी द सक्सेसर ऑफ अबू बकर, नॉट द प्रॉफिट। आई बात समझ में? क्योंकि मैं तो अबू बकर के बाद आया हूं, मैं होली प्रॉफिट के बाद तो नहीं आया। और अबू बकर को, हजरत उमर को ये भी अंदाजा था
होली प्रॉफिट की हदीस की रोशनी के अंदर कि देखो कुछ ऐसे फ्रॉड, चीटर, धोखेबाज डैश के बच्चे आएंगे, ठीक है, और वो आकर क्या करेंगे, अपने आप को कैलिफ कहेंगे, ठीक है, और अपने आप को कैलिफ कहकर जो है वो क्या कहते हैं, गलत काम करेंगे। तो मिसाल के तौर पर यजीद, ठीक है, 7th कैलिफ बना, ठीक है, तो अगर हम उसको खलीफा तो रसूल कहें, तो देखो मुस्लिम तो एक तरफ, मुस्लिम तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन नॉन मुस्लिम जरूर ऐसा कह देते कि यार देखो तुम्हारे नबी के खलीफा ने तुम्हारे नबी के नवासे को कत्ल किया। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने गलत वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसलिए हज़रत उमर ने उसी वक्त खलीफा तो रसूल का टाइटल जो है वो चेंज कर दिया और अमीरुल मोमिनीन का टाइटल रखा, यानी कमांडर ऑफ द बिलीवर्स के नाम से। कमांडर ऑफ द बिलीवर्स का क्या मतलब है? देखो, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। क्या मतलब? हर जमाने के बिलीवर्स डिफरेंट होते हैं, तो उनके कमांडर भी डिफरेंट होंगे। भाई बिलीवर्स डिफरेंट होते हैं का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर बहुत सिंपल सी बात है कि बिलीवर्स डिफरेंट होते हैं का मतलब बहुत सिंपल हो गया ना, कि भाई देखो उस जमाने में बिलीवर्स थे उस्मान, अली, तलहा और जुबैर जैसे, ठीक है, तो लिहाजा उनको कैलिफ मिलते थे अबू बकर और उमर जैसे। और हमारे जमाने में बिलीवर्स हैं मेरे और आपके जैसे, तो हमें एक रूलर्स मिलते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और इन लोगों के जैसे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ठीक है, तो जैसे बिलीवर्स वैसे उनका कमांडर। ठीक है मेरे भाई, तो अब मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट मिला मुसलमानों को, और इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट मिलने के बाद, ठीक है, देखो एक बात याद रखना मेरे भाइयों, ये अबू बकर का कमाल था कि उन्होंने इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट, इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट, बात जरा गौर से सुनिएगा। तो इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, गौर से सुनिएगा, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इस्लामिक एम्पायर के एनवायरनमेंट को ना बहुत जबरदस्त कर दिया। बहुत गौर से सुनना बेटा, इस्लामिक एम्पायर के एनवायरनमेंट को बहुत जबरदस्त कर दिया। ठीक है, तो क्या मतलब इस्लामिक एनवायरनमेंट को बहुत जबरदस्त कर दिया? देखो बेटा, एक बंदा अगर सेहतमंद होगा, हेल्दी होगा ना, तो दुनिया घूमने की सोचेगा। वो बोलेगा यार यहाँ से इस्लामाबाद क्या तुम भुंजा तक ड्राइव करवा लो, बड़ा मजा आएगा, वो कर लेगा ड्राइव। ठीक है, और उसको बोलेंगे भाई जो है वो क्या कहते हैं यहाँ से टर्की तक की ड्राइव करा लो, वो बोलेगा यार जिंदगी खुशगवार हो जाएगी अगर टर्की तक की ड्राइव करने का मौका मिल जाए। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब हो ना, ठीक है, तो वो यहाँ से निकलकर, वो कराची से निकलकर बहरिया टाउन जाने में भी जो है वो हेजिटेट करेगा। तो अब मसला यही था, हजरत अबू बकर ने इंटरनली पीसफुल एनवायरनमेंट मुसलमानों को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से उमर स्प्लैश कर सके, उमर बहुत बड़े सक्सेसफुल लीडर बन सके। वरना वो भी हजरत उमर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह इंटरनल के लोगों से ही लड़ते रहते। आई बात समझ में? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अबू बकर ने इस सिर्फ देखो, मोस्ट मेराक्यूलस जो टाइम था ना, वो तो होली प्रॉफिट का था, और होली प्रॉफिट के बाद सबसे ज्यादा मेराक्यूलस टाइम हजरत अबू बकर का था। आप सबने फरमाया भी है, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, द बेस्ट एरा इज ऑफ माइन, देन द पीपल हु आर नियर टू मी, देन द पीपल हु आर नियर टू देम। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि अबू बकर का एरा जो था वो बहुत ही मेराक्यूलस एरा था, कि सिर्फ 2 साल 2 महीने और 14 दिन में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, तो अब क्या वो रोमन्स और पर्शियन एम्पायर क्या हुए, यहाँ पर के अंदर बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर ने उस बैटल को कंटिन्यू किया। मैं ये आपको वैल्यू बिठाना चाह रहा हूँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। क्यों? क्योंकि जब आप हजरत उमर पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में तो कुछ भी नहीं हुआ। वो भाईजान, उमर अबू बकर का जमाना सिर्फ 2 साल और उमर का जमाना 10.5 साल का था। दूसरी बात समझिएगा कि भाईजान, एक बात जिंदगी में याद रखना, आप जब भी कोई काम करना चाहते हो ना, मेरा ये सेंटेंस याद रखना, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। क्या सेंटेंस है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज टू स्टार्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज टू स्टार्ट। जो काम करना चाहते हो ना, सिर्फ प्लानिंग ना करो, उसको स्टार्ट कर दो। आई बात समझ में? आपको मोटिवेशन खुद मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अबू बकर ये काम स्टार्ट करके चले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर, रोमन से भी लड़ना शुरू कर दिया था और पर्शियन से भी लड़ना शुरू कर दिया था। सो हजरत उमर कंटिन्यूड। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मोस्टली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ
अवॉइडिंग वॉर्स, ये अजीब बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो, इतनी बैटल्स होली प्रॉफिट अबू बकर और उमर के जमाने के शुरू में हो चुकी थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने आम तौर पर बैटल्स को अवॉइड करना चाहा, एक्सेप्ट ये कि सामने से अटैक हो रहा हो। जब सामने से अटैक हुआ तो बिल्कुल माफ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने जो है आम तौर पर बैटल्स को अवॉइड करना चाहा, और इन क्या कहते हैं, कॉर्पोरेटिंग द लैंड रादर देन एक्सपेंडिंग, मतलब जो जमीन वो पहले से कैप्चर कर चुके हैं उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने का सोचा, रादर देन ये कि नई नई जमीनों को कैप्चर किया जाता। आ गई मेरे भाई बात समझ में? ठीक है। ये हजरत उमर की पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, जिस बहुत से नॉन बिलीवर्स भी मुसलमान हुए, वो मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करूंगा। कोई इशू है मेरे भाइयों उसके अंदर? आगे चले, ठीक है। अब सुनना जरा, जरा जल्दी से लिख लो और ये नोट भी लिख लो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बी क्विक, ये नोट भी लिख लो और ये भी लिख लो जल्दी। देखो मेरे भाइयों, ये बात गौर से सुनना जो कह रहा हूँ। वॉर्स विद पर्शिया कह लो या सैसैनिड्स कह लो, ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम, याद रखना। बैजेंटाइन कह लो या रोमन्स कह लो, आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सम इंडिविजुअल बैटल्स अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर जो है वो, जैसे कादसिया की बैटल है ना मेरे भाई, ये 10 मार्क के लिए आ सकती है, और नहावन की बैटल 10 मार्क के लिए आई हुई है, ठीक है, कादसिया और नहावन। तो इस वजह से, अच्छा अब देखो, जब भी आप किसी कैलिफेट का आंसर लिख रहे हो, जब भी आप किसी कैलिफ का आंसर लिख रहे हो, तो कैलिफ का आंसर लिखते वक्त आपने उसकी इलेक्शन थोड़ी सी दे ली है, थोड़ी सी, ठीक है, और फिर बता दिया कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, रोम और पर्शिया के अंदर उन्होंने हजरत अबू बकर की पॉलिसीज को फॉलो किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप बता दो कि भाई एक बैटल हुई, बैटल ऑफ नमारेक, ठीक है। कहीं पे नमर्रक लिखा होता है और कहीं पे नमारेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह बहरहाल पढ़ सकते हैं इसको, बैटल ऑफ नमारेक। तो ये हो गया। क्या वजह क्या थी? कल हमने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया था कि हिर्रा एक बड़ा प्लेस था पर्शिया का। जब मुसलमानों ने पर्शिया के बहुत सारे टाउन्स फतह करते करते हिर्रा को फतह कर लिया, और एक बहुत बड़ी प्लेस हमारे पास आ गई, एक पूरा सिटी हमारे पास आ गया हजरत अबू बकर के जमाने में, ठीक है। तो जैसे ही हजरत उमर कैलिफ बने, तो लोग ये समझे कि यार उमर जो है ना, ये नए कैलिफ बने हैं, तो इनको अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। जब स्टेबल होने में टाइम लगेगा, तो बेटर है कि अभी जो है वो क्या कहते हैं, इनको डिस्टर्ब करके अपने पुराने एरियाज वापस ले लो। तो इन्होंने रिबेलियनशिप क्रिएट की और एक आर्मी भेजी, रुस्तम जिसको लीड कर रहा था, ठीक है। तो अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से पहले से अपॉइंटेड थे, जो हजरत उमर अबू बकर के कमांडर थे, मुसन्ना बिन हारिस और अबू बैदा बिन जैद। बेटा ये अबू बैदा बिन अल जरा नहीं है, अबू बैदा बिन जैद है, ठीक है। 10 माइल्स फ्रॉम हिर्रा एक बैटल हुई, और 10 माइल्स फ्रॉम हिर्रा जब बैटल हुई, ठीक है, तो मुसलमानों ने इस बैटल में भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हिर्रा के साथ साथ नमारिक को भी। यानी ये जो पर्शियंस थे, नमाजें बख्शवाने आए थे, रोजे भी गले पड़ गए, ठीक है। बात आई समझ में? तो 10 माइल्स फ्रॉम हिर्रा जो है वो क्या कहते हैं, जो एरिया दूसरा नमारिक का था, वो भी मुसलमान जीत गए, और पर्शियंस वर बैडली डिफीटेड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पर्शियंस ने एक बड़ी लार्ज आर्मी कलेक्ट की, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यूफ्रेट्स। बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यूफ्रेट्स यानी दरियाए फुरात के कॉर्नर पर बड़ी आर्मी जमा की। मुसलमानों के दो कमांडर थे, याद रखना, एक तो वही अबू बैदा बिन जैद, और दूसरा मुसन्ना बिन हारिस, याद रखिएगा मुसन्ना बिन हारिस का नाम, ठीक है। तो अबू बैदा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, वो बैंक ऑफ द रिवर ऑफ यूफ्रेट्स पर अपनी आर्मी जमा करने लगे, अकॉर्डिंग टू हजरत उमर कमांड, ठीक है। 9,000 की आर्मी जमा कर ली, ठीक है। और अबू बैदा बिन जैद के पास, ठीक है, सामने वाली आर्मी यानी पर्शियन आर्मी से एक लेटर, वो एक डेलीगेट आया, और पर्शियन आर्मी ने ये कहा कि हाँ भाई, ब्रिज तुम क्रॉस करोगे या हम क्रॉस करें? क्या मतलब ब्रिज तुम क्रॉस करोगे या हम क्रॉस करें? बेटा इधर देखना, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से चल रहा था कि मुसलमानों की एक तरफ आर्मी मुसलमानों की थी, और दूसरी तरफ आर्मी जो है वो क्या कहते हैं, पर्शियंस की थी, ठीक है। तो ये देखिएगा, एक तरफ मुसलमानों की आर्मी और दूसरी तरफ पर्शियंस की आर्मी, ठीक है। तो ये जरा समझना कि फॉर एग्जाम्पल ये दरमियान में ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये दरिया के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, और इसके नीचे से दरिया बह रहा है, ठीक है, इसके नीचे से दरिया बह रहा है, सही है, और इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो अब ये जो ब्रिज बना हुआ है ना,
इसके एक साइड पर, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पर जो है वो पर्शियंस है। आ गई बात समझ में? इन दोनों के दरमियान दरिया के ऊपर, रिवर के ऊपर ये ब्रिज है, ठीक है, रिवर ऑफ यूफ्रेट्स के ऊपर। जब रिवर ऑफ यूफ्रेट्स के ऊपर ये ब्रिज है, ठीक है, तो इस ब्रिज को क्रॉस जब तक नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटल नहीं हो सकती। तो मुसलमानों के पास जो है वो डेलीगेट आया कि भाईजान ब्रिज को कौन क्रॉस करेगा, हम क्रॉस करें या तुम क्रॉस करोगे? मुसलमानों के कमांडर थे अबू उबैदा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हो। उन्होंने कहा कि भाई ब्रिज को तो हम क्रॉस करके आएंगे और तुम्हें कत्ल करेंगे। क्या मतलब? सिंपल इज दैट कि हजरत अबू उबैदा बिन जैद ने जोश में आकर ये कह दिया कि ब्रिज को हम ही क्रॉस करेंगे और तुम्हारे घरों पर आकर तुम्हें मारेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात हजरत उमर ने मना की थी कि कभी भी जो है वो दुश्मन के एरिया में घुसकर कत्ल करने की कोशिश ना करना, क्योंकि जो है वो इशू ये हो सकता है कि इट इज द डेथ ट्रैप फॉर यू, ठीक है। दुश्मन आपको पहले अपने एरिया के अंदर आने दे और उसके बाद आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक कर दे। तो हजरत मुसन्ना बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उबैदा बिन जैद को मना भी किया कि भाई ब्रिज क्रॉस हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो है वो क्या कहते हैं, हम उनके मुल्क में, वो हमारे मुल्क में नहीं है। पता नहीं उन्होंने हमारे लिए किस तरह का ट्रैप बनाया हुआ है। अगर ऐसा भी हो सकता है तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो है वो हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हो और ब्रिज क्रॉस करते करते ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें जो है वो खड़े होने की सही जगह भी ना मिले, ठीक है। तो जरा गौर से सुन लीजिएगा। तो इस पर जो है वो हजरत उमर रजी अल्लाह, तो वो हजरत अबू उबैदा बिन जैद ने कहा कि भाई अब तो हम उन्हें कह चुके, वर्ड्स दे चुके, हमें जाना पड़ेगा। लोगों ने उनको कहा कि देखें आप जो कहेंगे हम वही करेंगे क्योंकि आप हमारे कमांडर हैं, बट हमारी ओपिनियन हमारा ये है कि आप ऐसा ना करें। तो इस पर अबू उबैदा बिन जैद ने क्या किया, ब्रिज क्रॉस कर लिया। और वही हुआ कि जैसे ही मुसलमानों ने ब्रिज क्रॉस किया ना, तो मुसलमानों को खड़े होने की प्रॉपर जगह भी ना मिल सकी, ठीक है। और उन्होंने ट्रैप किया मुसलमानों के साथ और मुसलमान बुरी तरीके से डिफीटेड हुए। 9,000 में से 6,000 मुसलमान शहीद हो गए। ये पहली बैटल थी जो मुसलमान हारे थे। अबू बकर के जमाने में कोई बैटल नहीं हारे थे, उमर के जमाने में कोई बैटल नहीं हारे थे, ना पर्शियंस की ना रोमन्स की, ठीक है। और अब ये पहली बैटल थी जो हम रोमन्स की, पर्शियंस की हार भी चुके। तो जब हम बैटल हारे ना, ठीक है, तो ये बहुत ही ड्रेडफुल हारे, क्योंकि जब मुसलमानों ने ये सोचा कि यार साथ हमारे साथ धोखा हुआ है, हम ब्रिज को क्रॉस करके दोबारा जो है वो क्या कहते हैं रिवर ऑफ यूफ्रेट्स की दूसरी साइड चले जाए, तो पर्शियंस ने ब्रिज की रस्सियां काट दी। क्योंकि उस वक्त के जमाने में ये बलोच पुल और केपीटी और नेटी एटी की तरह पुल नहीं होते थे, रस्सियों से बने होते थे, ठीक है। तो ब्रिज की रस्सियां काट दी और मुसलमान बहुत से डूब कर भी मरे और बहुत सारे मुसलमानों जो है वो क्या कहते हैं तलवारों से भी मरे। ओनली 3,000 पीपल रिमेन अलाइव। इवन ये कि उबैदा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए, ठीक है। हजरत मुसन्ना बिन हारिस ने बड़ी मुश्किल से ब्रिज को रीबिल्ड करवाया और बाद रिवायत में यहाँ तक मेंशन्ड है कि उन्होंने कैमल्स को स्लॉटर कर करके, ठीक है, दरिया में डलवाया ताकि वो क्या कर सकें, जो है वो क्या कहते हैं एक रास्ता बना सके, ठीक है। तो कैमल्स को जब स्लॉटर कर करके दरिया में डाला, तो आपको मालूम है कि कैमल्स के अंदर अगर वाटर फुल हो जाए, ठीक है, उसकी गर्दन काट देने की वजह से तो वो जरा हैवी हो जाएंगे। और उसके एक कैमल के पाँव को दूसरे कैमल के लेग से बांध दिया जाए तो जरा स्टेबिलिटी हो जाएगी। एक इंसान तो दरिया में कूदते ही फौरन बह जाएगा, लेकिन ये कैमल्स वगैरह थोड़ा सा स्टे करेंगे। तो इसमें हमें ब्रिज क्रॉस करने का मौका मिला। बहुत लोगों ने जख्मी हालत में ब्रिज क्रॉस किया और सिर्फ 3,000 मुसलमान बच सके। ये हजरत उमर के लिए बहुत ही अलार्मिंग था कि क्रिस्ट वो पर्शियंस के साथ अभी सेकंड ही बैटल थी कि और इतना बड़ा रिजल्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फौरन एक री भेजी और री भेजी हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो। 10,000 की आर्मी इनके साथ भेजी। सम क्रिश्चियंस जो मुसलमानों के अलाइज थे बॉर्डर्स ऑफ अरेबिया की वजह से, दे ऑल्सो ज्वाइन द मुस्लिम्स, ठीक है। तो मुसलमानों की आर्मी तकरीबन 14,000 की हो गई। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला आए और उन्होंने मुसन्ना को कहा कि भाई देखो तुम चूंकि एक्सपीरियंस हो चुके हो, लीड तो तुम ही करो, ठीक है, वरना मुसन्ना का और मोरल डाउन हो जाता ना। और फिर उसके बाद जो है वो क्या क्लैश हुआ बुवेब के ऊपर। वो क्लैश कैसे हुआ कि अब पर्शियंस को मुसलमानों ने लेटर भेजा, ठीक है, कि हाँ भाई ब्रिज कौन क्रॉस करेगा, एक दफा तो हम कर चुके। तो अब पर्शियंस ने ब्रिज क्रॉस किया और बड़ी पावर के अंदर किया और बड़े प्राइड के अंदर किया, और मुसलमानों ने उनका वही हाल किया जो उन्होंने मुसलमानों का थोड़े दिनों पहले किया था। और बिल्कुल उसी तरह जब पर्शियंस भागने लगे, ठीक है, ब्रिज क्रॉस करके, तो मुसलमानों ने ब्रिज की रस्सियां काट दी। लेकिन इतने पर्शियंस कत्ल हुए कि 2 से 3 दिन तक दरिया का पानी रेड रहा, ठीक है।
और जो है वो क्या कहते हैं, इनका जो असल बंदा था ना, मेहरान हमदानी, ठीक है। तो जो है वो क्या कहते हैं, ये मेहरान हमदानी भी कत्ल हो गया, ठीक है। और मुसलमानों को एक हॉलो विक्ट्री मिली। इतनी खतरनाक विक्ट्री थी कि पूरे पर्शिया के अंदर एक chaos क्रिएट हो गया कि यार हमने तो इतना ज्यादा नंबर, ग्रेट नंबर ऑफ द पीपल कत्ल हुआ है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हजरत क्या कहते हैं, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस विक्ट्री की खबर मिली, तो कब तब कहीं जाके उनकी जिंदगी में सुकून आया। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये देखना बेटा, ब्रिज एंड बुएब मिलाकर 10 मार्क की भी आ जाती हैं, ठीक है, हमारे नोट्स में भी है। और आज जिनके पास पुराने नोट्स है, तो मैं उनके लिए आज इसके नोट्स शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। क्या मतलब शेयर कर दूंगा, मैं कुछ नोट्स शेयर करूंगा, तो अब जरा देखिएगा। उसके बाद आ जाए कि अब जो है वो पर्शियंस ने एक बड़ी बैटल डिजाइन की। पर्शियंस ने कहा कि यार बहुत सारी बैटल्स हो गई, छोटी मोटी बैटल्स, अब हम मुसलमानों को बिल्कुल हॉलो डिफीट करेंगे, ठीक है, और ग्रेट विक्ट्री गेन करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक होली वॉर के नाम से एक वॉर अनाउंस की। और इसके अंदर जरा समझना कि देखो ये आर्मी वाले करते क्या है, गौर से सुनने की बात है, ठीक है। मुसलमानों वो पर्शियंस को एक वुमेन लीड किया करती थी, जिसका नाम था पुरान दुख। क्या नाम था? पुरान दुख, ठीक है। अब जब आर्मी कॉन्स्टेंटली बैटल्स हारती रही ना, तो आर्मी अजीब थी। उन्होंने देखो आर्मी का काम ही यही होता है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं। तो उन्होंने, आर्मी वालों ने क्या किया कि भाई देखो हम बैटल इसलिए हार रहे हैं कि हमें लीड करने वाली एक विमेन है, ठीक है, हमें लीड करने वाली एक विमेन है, ठीक है। तो अब जब ये बात हुई ना कि हमें लीड करने वाली एक विमेन है, ठीक है, तो इस वजह से हम बैटल हार रहे हैं। अजीब सी बात है भाई, टैक्सेस तुम लोग ले रहे थे, ठीक है, बैटल तुम लोग लड़ रहे थे, वेपन तुम लोग ले रहे थे, सारी दुनिया तुम पे डिपेंड कर रही थी, और हार इसलिए रहे हो कि वो विमेन जो मुल्क के अंदर बैठी हुई लीड कर रही है उसकी वजह से। अजीब सी बात कर दी तुमने। लेकिन जब इंसान जो है वो डूब रहा होता है ना, तो डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, और वो मिथ्स के ऊपर भी अमल करने लगता है। तो जब आर्मी ने मिथ्स चलाई, तो लोगों ने मान लिया कि हाँ यार ये वुमेन है ना, ये लीड कर रही है, इस वजह से हम हार रहे हैं। तो इसको डिसमिस किया, उस वुमेन को जो मलिका थी डिसमिस किया, और उसकी जगह एक 17 साल के लड़के को, जिसका नाम यजगर था, क्या बना लिया, अपना बादशाह बना लिया। 17 साल के उस लड़के को जब बादशाह बनाया ना, ठीक है, तो अब इससे अपनी मर्जी की हरकतें करवाते थे, ठीक है। तो इसको कहा बादशाह सलामत, अब आप एक काम करें, ठीक है, आप खुद बैटल लीड करने की बात करें, हम आपके लिए पर्शिया के उन प्रोविंसेस में जिनको मुसलमान कब्जा कर चुके हैं, ठीक है, यानी हिर्रा वगैरह, ठीक है, तो इन सब प्रोविंसेस के अंदर रिवॉल्ट करवाएंगे। और जब हम रिवॉल्ट करवाएंगे ना, तो उसका फायदा हमें होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को इसकी न्यूज मिली, और हजरत उमर को जब ये पता लगा कि यजगर ने कहा है कि खुद मैं ये बैटल लीड करूंगा, तो हजरत उमर ने कहा कि मैं भी खुद ये बैटल लीड करूंगा, ठीक है। और इसके लिए हजरत उमर ने अपना ऑर्डर मुसलमानों को सुना दिया। लेकिन हजरत उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि आप ना जाएं। वजह क्या है कि ये इन लोगों को हजरत उमर के बारे में वो हदीसें मालूम थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, और कहा था कि भाई यू विल नॉट सी द ट्राइब्यूलेशन अप अंटिल उमर इज अलाइव अमंगस्ट यू। जब तक उमर तुम्हारे दरमियान जिंदा है, तुम फितने फसाद को नहीं देखोगे। तो ये लोग चाहते थे कि उमर ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि ओ उमर, your armies are the armies of God. ठीक है, they have conquered many cities without you. So we suggest you to stay in Medina, because if we lost a commander, so we can appoint another one. But if we lost the caliph, so it is a difficult task to be accomplished कि हम कोई caliph appoint कर सके। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अच्छा अवाम, नॉर्मल अवाम को ये था कि यार हजरत उमर खुद जाएं, ठीक है, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों के नाम आए, ठीक है। और क्योंकि ये लोग जो अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, अली थे और उस्मान थे, ये क्लोज एडवाइजर टू द कैलिफ्स थे, ठीक है, इनको बैटल्स में ज्यादा भेजना मुनासिब नहीं था, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की नॉलेज, इन लोगों की इंटेलिजेंस, इन लोगों की नियरनेस टू द प्रॉफिट इस बात का तकाजा करती थी कि भाई इनको इनका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा अरसे तक हासिल किया जाए, और इनको ज्यादा बैटल्स में ना भेजा जाए। जैसे कि हमारे जमाने में भी ऐसा होता है कि स्कॉलर्स को नहीं, बल्कि यंगस्टर्स को बैटल में भेजने की बात की जाती है कि स्कॉलर्स यहाँ रहकर गाइड करें, ठीक है। तो ये ग्रेट स्कॉलर्स टाइप के पीपल लोग थे, अब्दुर्रहमान, ठीक है, उमर, उस्मान और अली वगैरह, ठीक है। तो इनको बैटल्स में कमांड नहीं करने को कहा गया।
ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको लॉस करते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन बात आई कि भाई साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो क्या कहते हैं भेजा जाए। ठीक है, तो साद बिन अबी वकास का नाम सुनकर हर एक ने अग्रीमेंट शो किया कि हाँ यार, साद साद को लायन ऑफ अरबिया कहा जाता था। उधर अरब वालों, उधर पर्शियंस ने 1,20,000 की आर्मी प्रिपेयर की हुई थी, कुछ के मुताबिक 60,000, और उनको रुस्तम लीड कर रहा था जिसने पहले वाली बैटल भी लीड की थी, नमारेक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अच्छा, अब पर्शियंस ने क्या चालाकी की हजरत, सुनना, ये दो बातें इसको समझना। पर्शियंस ने ये चालाकी की कि फ्रंट के ऊपर ना सारे एलिफेंट्स लगा दिए, और अरब में ना एलिफेंट्स नहीं होते थे। ठीक है, अरब में तो कैमल्स होते थे। अब कैमल आप एलिफेंट के सामने खड़ा करोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई एक्सरे निकाल के रख दिया है। तो लिहाजा एक तो एलिफेंट कैमल के सामने आएगा तो कैमल और हॉर्सेस डरेंगे क्योंकि अरब में होते नहीं थे। दूसरा, ये डैश के बच्चे, ठीक है, उन एलिफेंट्स को आर्मर पहनाते और उनकी अजीब व गरीब शक्लें बना देते मास्क वगैरह पहनाकर, ये बड़े बड़े, जिसकी वजह से वो कोई अजीब ही मखलूक लगने लगते। ठीक है, तो एनिमल्स ऑफ द मुस्लिम्स उससे डरते थे। ठीक है, तो एनिमल डरेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा तो बैटल कैसे होगी, हम तो मरते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके साथ साथ दिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहरहाल मुसलमानों के दिल में खौफ कहा था। ठीक है, मुसलमान तो एक ही खुदा से डरते थे, फना फिल्लाह की राह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ठीक है, और इसी तरह आया हो शहादत के राज जिन पर ए दानिश, मौत पे गिरते हैं वो जिंदगी की तरह। मुसलमानों का तो हाल ये था। ठीक है, तो अब जो है वो क्या कहते हैं, मुसलमानों के अंदर कहाँ खौफ, और खुदा के अलावा जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए उसके दिल में किसी का खौफ नहीं होता। ठीक है, तो फिर हजरत साद बिन अबी वकास ने जो है वो पर्शिया की ग्रेट आर्मी को लेटर लिखा और अपना बंदा भेजा कि भाई देखो, अस्लिम तस्लम, ईमान ले आओ, तुम हमारे भाई हो, हमें तुम्हारी जमीनों की, वागात की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अपने पास रखना। ईमान नहीं लाते फिर भी कोई मसला नहीं है, जिजिया दे दो, टैक्स ऑफ सिक्योरिटी दे दो। ठीक है, और जो है वो हमारे सुपरविजन में आ जाओ, और अगर ये भी नहीं तो बस फिर वेज वॉर, फिर तो बैटल ही होगी। ठीक है, तो पर्शियंस के पास जब ये जो है वो क्या कहते हैं, हमारा एनवॉय यानी हमारा डेलीगेट पर्शियंस के पास पहुंचता है, तो पर्शियंस के पास पहुंचकर, ठीक है, कहानी कुछ यूं होती है कि पर्शियंस किंग यंगस्टर यंगस्टर था ना, तो यंगस्टर्स की तो आदत होती है बेइज्जतियां करते हैं, तो यंगस्टर था, तो यंगस्टर होने की वजह से एनवॉय की बेइज्जती करता है। और बेइज्जती कैसे करता है, बोलता है भाई इनको ना पर्शिया की जमीन चाहिए, चलो हम इन्हें मजा चखाते हैं, हम इन्हें मजा चखाते हैं। तो यजगद ने क्या किया, एक टोकरी मंगवाई, टोकरी के अंदर मट्टी भरी, और मट्टी भर के कहा इस एनवॉय के सर पर रख दो, ये खुश हो जाएगा, इनको पर्शिया की जमीन चाहिए थी ना, जाओ ले जाओ। अच्छा जी, ये एनवॉय जो मुसलमानों का था, ये डेलीगेट जो मुसलमानों का था, ये भी जवान का बच्चा था। ठीक है, इसने क्या किया, उसको बिल्कुल इंसल्ट नहीं समझा, उसने वो टोकरी रखी और साद बिन अबी वकास के सामने लाकर रखी कि ये लो भाई, ये हरकत की है असगद ने। साद बिन अबी वकास ने उस टोकरी से एक मुट्ठी उठाई और कहा कि खुदा की कसम, उन्होंने अपनी जमीन अपने हाथों से हमारे हाथ में दे दी है। आई बात समझ में? ठीक है, और ये इराक और ईरान वाली साइड थी। ठीक है, तो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है, उसके बाद जब बैटल स्टार्ट हुई, पहले तो स्क्रम्शेस हुई, मुसलमान सिर्फ 30,000 थे और सामने से 1,20,000 की आर्मी थी। ठीक है, साद रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो एक कमाल की बात सुनो, इस बैटल में हजरत उमर जाना चाहते थे, हजरत उमर भी नहीं जा सके। हजरत उमर की जगह साद को भेजा, सबने कहा कि यार ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला चाहते थे कि मैं अपना मेरेकल शो करूं। साद भी बीमार पड़ गए और साद भी बैटल प्रॉपरली लीड नहीं कर सके। साद जब बीमार पड़ गए तो उन्होंने लकड़ी का एक टावर बनवाया, लकड़ियों से एक टावर बनवाया ना, 4 लकड़ियां कॉर्नर पे लगाकर उसको बनाते जाते ऊंचा टावर बनवाया, और उस टावर पे जाकर बैठ गए। उनकी थाइस पर एरो लगा हुआ था, तीर लगा हुआ था। तो जब उस टावर पे जाकर बैठ गए तो बैटल फील्ड के मैप बनाते जाते थे और नीचे फेंकते जाते थे और उसको गाइड करते जाते थे कि इस तरह से लड़ो, इस तरह से लड़ो। 3 दिन की बैटल थी, 3 महीने का स्टैंड ऑफ रहा। स्टैंड ऑफ का क्या मतलब है कि निगोशिएशंस चलती रही और फाइनली स्क्रैम्शेस चलती रही, और फाइनली उसके बाद जब बैटल स्टार्ट हुई तो सिर्फ 3 दिन चली। लेकिन ये 3 खतरनाक तरीन दिन थे हजरत उमर की कैलिफेट के जमाने के। इतने लोग जितने इस बैटल में मुसलमानों के शहीद हुए हैं किसी बैटल में नहीं हुए। ठीक है, मुसलमानों को शुरू शुरू में ऐसे लगना लगा, ठीक है, कि मुसलमान एक भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि एलिफेंट्स वेरी वेल ट्रेंड थे वो जो उन्होंने फ्रंट पर लगाए हुए थे, और उन एलिफेंट्स के ऊपर आर्मर्स थे,
ओ भाईजान, मुसलमान आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, आर्मर्स थे एलिफेंट्स के ऊपर, आप तीर पहले ही मारे तो एलिफेंट की टांगों और बॉडी के ऊपर नॉर्मल तीर भी असर ना करे, इतनी मोटी खाल। ठीक है, और उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे वो भी आर्मर में ढके हुए। ठीक है, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु एनालाइज करते रहे, मुसलमानों के हैवी लॉसेस को देखते रहे। लेकिन फिर साद बिन अबी वक्कास ने कहा, आज के दिन सेकंड डे हम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे। और क्या किया साहब ने, सारे स्नैप शूटर्स आगे कर दिए और कहा तुम्हारा एक ही काम है, तुम लोगों ने ना हाथियों की और उन इंसानों की जो हाथियों के ऊपर बैठे हुए हैं आंखें नजर आ रही हैं, और ये तुम ही कर सकते हो स्नैप शूटर्स, इनकी आंखों का निशाना लेना है, बाकी तो पूरी बॉडी आर्मर से ढकी हुई है। तो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये ऑर्डर दिया ना, सारे स्नैप शूटर्स सामने आए। और अब हालत ये थी कि जब आंखों का निशाना ले लेकर मार रहे थे ना हम, ठीक है, तो गौर से सुनना, हजरत अबू बकर के जमाने में भी एक बैटल हुई थी ना जिसको बैटल ऑफ आइन कहा जाता था, बैटल ऑफ द आई कहा जाता था। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुन लीजिएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो की कि आइस पर शूट करो, और अब एलिफेंट अपनी आइस बचा बचा कर भागने लगे। उधर एक कंपेनियन थे हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत आसिम ने सोचा कि यार सारी जन्नत तो ये आर्मर आर्चर्स ही कमा लेंगे, हम क्या मुंह देखने आए हैं क्या। ठीक है, तो आसिम ने सोचा या आर या पार, ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ, पूरे एलिफेंट को जहां इसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि ये एलिफेंट बहुत ट्रेन थे, फौरन इंसान को गिराकर उसके ऊपर अपना पाँव रख देते थे। ठीक है, तो हजरत आसिम रजी अल्लाह, पहले ही एलिफेंट अब अपनी आंखें बचाकर भाग रहे थे, तो आसिम ने एक काम किया, ट्राई किया, अपनी जो है फुल पावर के साथ तलवार चलाई एलिफेंट की ट्रंक के ऊपर, सूंड के ऊपर, सूंड। ठीक है, जब सूंड के ऊपर तलवार चलाई ना, तो समझ लो अब एलिफेंट की जो एक सूंड कट के गिरी, वो एलिफेंट पीछे भागा और वो चीख रहा था। तो अब वो जो हैवी कैजुअलिटीज मुसलमानों की साइड पर कर रहा था, वो अपने ही पर्शियंस के ऊपर चढ़ने लग गया और पर्शियंस को कत्ल करने लगा। और दूसरे एलिफेंट, अब मुसलमानों ने क्या कर दिया, अब मुसलमान एलिफेंट्स के पीछे, और एलिफेंट्स अपनी सूंडें बचा बचा के भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मुसलमानों को एक सक्सेस मिलना शुरू हुई। ठीक है, और रुस्तम भी डाइड हुआ। काबुल में पहुंचकर 2 मंथ्स की कैंपेन चली और मदाइन तक हम पहुंचे जो इनका कैपिटल था। और मदाइन में पहुंचकर हमने फाइनली, अब देखो, यजगर्द भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, पहले वहां से निकला, कहाँ से, क्या कहते हैं, बैटलफील्ड से निकला। ठीक है, कादसिया वाले बैटलफील्ड से। ठीक है, और कादसिया वाले बैटलफील्ड के बाद कहाँ आ गया, मदाइन आ गया। मदाइन किसे कहते हैं, ये कैपिटल ऑफ पर्शिया था। ठीक है, मदाइन के अंदर, मदाइन इनका कैपिटल था। सारे खजाने फौरन इसने वहां से रिमूव करवाए और नोबल फैमिलीज को भी वहां से भगाया और कहा कि चलो भाई, ठीक है, तुम जो है वो फौरन यहाँ से निकलो, आर्मी इसको कैप्चर करेगी। मुसलमानों ने कुछ ही दिनों के अंदर, मदाइन को भी हम डिस्कस करेंगे कि फतह कर लिया था, लेकिन बहरहाल इस बैटल के अंदर 8,500 मुसलमान शहीद हुए। ठीक है, और मैनी पर्शियंस एक्सेप्टेड इस्लाम एज वेल। क्यों, क्या डर कर, नहीं, जब उन्होंने मुसलमानों के साथ खुदा की हेल्प देखी तो समझ गए कि यार हम क्या आग की पूजा करने वाले फायर वर्शिपर लोग हैं, हम पागल हैं इन चीजों की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और उस रिलीजन को छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। जब मुसलमानों के अच्छे सलूक को भी देखा कि मुसलमानों ने कॉमन लोगों को इतना सा भी कत्ल नहीं किया। ठीक है, मुस्लिम गॉट अ डेफिनेटिव पोजीशन इन इराक, और रिवर ऑफ यूफ्रेट्स से लेकर तगरिस तक सब कुछ मुसलमानों ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल थी, जिसके बाद इराक हमारे कब्जे में आ गया। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए, उसके बाद अब हम पहुंचे मदाइन की तरफ। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदाइन का सीज रखा फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कहीं पे 6 मंथ्स लिखा हुआ है। यजगर्द यहाँ से ऑलरेडी भाग चुका था और ट्रेजर भी रिमूव करवा चुका था, लेकिन आप अंदाजा लगाएं, ट्रेजर रिमूव करने के बावजूद भी मुसलमानों को 9 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन की वॉर बूटी मिली है। 9 बिलियन दिरहम। तो भाईजान ये दिरहम आजकल वाला नहीं था, 100-200 वाला, ये चांदी का सिक्का होता था, यानी कॉइन ऑफ अ सिल्वर। तो 9 बिलियन सिल्वर कॉइन्स मिले। क्या मतलब, भाई देखो, ये 1300-1400 साल से जमा किया हुआ खजाना था, ये 1-2 दिन का नहीं था। इस वजह से इनका बचा कुचा इतना था, बाकी असल खजाना तो वो लेकर भाग गए थे। ठीक है, और मदीना के अंदर और मक्का के अंदर ऐसे ढेर लगने लगे खजानों के कि जैसे कि पूरे कंपेनियंस कहते हैं, हजरत उमर के जमाने में
हम में से टॉलेस्ट पर्सन टॉलेस्ट कैमल के ऊपर बैठ कर भी उन खजानों के पीछे चला जाता तो वो छुप जाता था, नजर नहीं आता था, इतने सोने और चांदी के ढेर लगे होते थे। और ये दैट वाज द ग्रेट टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब गौर गौर से सुनिएगा। बैटल ऑफ जलूला, यजगद ने ऑर्डर किया कि फोर्टिफाइड सिटी जलूला को कैप्चर किया जाए। गौर से सुनना है, जलूला फोर्टिफाइड था। पर्शियंस के ज्यादा सिटीज फोर्टिफाइड नहीं थे, पर्शियंस के थोड़े से सिटीज फोर्टिफाइड थे। रोमन्स के सारे सिटीज फोर्टिफाइड होंगे। फोर्टिफाइड मतलब चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हुए हुए, ठीक है। तो यजगद ने कहा यार जलूला को तो बचा लो, बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी है, इसके अंदर जाके छुपते हैं। लेकिन फाइनली क्या हुआ, सिर्फ 12,000 की आर्मी, हजरत काका रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये उर्दू वाला काका मुन्ना नहीं है भाई, ठीक है, ये है काका अरबिक वाला, हजरत काका रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, हजरत काका रजी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत ज्यादा स्पीड थी भाई इनकी भागने की, इतना तेज भाग सकते थे कि भागते हुए घोड़ों को पकड़ लेते थे। ये कोई मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फौजी थे ना, तो इन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती थी, ठीक है। और उस जमाने के हिसाब से तो यही था, गाड़ियां वाड़ियां तो थी नहीं, ठीक है। तो बहरहाल हजरत काका रजी अल्लाह तआला अन्हु वन ऑफ द ग्रेट मुस्लिम कमांडर थे, होली प्रॉफिट के कंपेनियन थे, ठीक है। सीज ओवर द 7 मंथ्स किया इन्होंने जलूला का, और फाइनली जबरदस्त बैटल हुई और मुसलमानों पर अल्लाह ताला की मदद आई। जबरदस्त, मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर मदद आई और पर्शियंस की साइड पर अल्लाह ताला ने विंड स्टॉर्म क्रिएट किया और पर्शियंस, उन्होंने पीस ट्रीटी की और जिजिया यानी यानी टैक्स ऑफ सिक्योरिटी देकर अपनी भाईजान, अब कोई बैटल नहीं लड़ेंगे मुसलमान पर्शियन से, बहुत लड़ चुके हैं। क्योंकि तुम चाहते थे कि इस्लाम अपनी पावर से स्ट्रेंथ से स्प्रेड हो, इस्लाम तलवार की जोर पर स्प्रेड ना हो, ठीक है, लोग इस्लाम को समझें और मुसलमान हो, ठीक है, क्योंकि वही लोग प्योर मुस्लिम होंगे, वरना तो हिपोक्रेट बन जाएंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ जलूला में ट्रीटी साइन हुई है, याद रखना। लेकिन इन कमबख्तों ने ट्रीटी साइन होने के बावजूद भी, ठीक है, पर्शियंस ने क्या किया, उस ट्रीटी को ब्रेक करने की कोशिश शुरू कर दी विद इन अ ईयर, ठीक है। और अपने फोर्ट्रेसेस के अंदर रहते हुए मुसलमानों के अगेंस्ट प्रिपरेशन शुरू कर दी। हजरत उमर को बताया गया, ठीक है, कि भाई पर्शियन 60,000 की आर्मी प्रिपेयर कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर इन्होंने रिवॉल्ट किया हुआ है, और जो रिवॉल्ट किया हुआ है ना, ठीक है, तो उसकी वजह से मुसलमानों को बड़ी डिफिकल्टीज फेस हो रही है। लेकिन आपका ऑर्डर है कि पर्शियन से अब कोई बैटल ना लड़ी जाए। हजरत उमर ने इजाजत दी और 3 डेज की फाइटिंग हुई, और उसके अंदर इसको कहा जाता है विक्ट्री ऑफ द विक्ट्रीज। इसका 10 मार्क का क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है विक्ट्री ऑफ द विक्ट्रीज, बैटल ऑफ नाहवन को, ठीक है। तो विक्ट्री ऑफ द विक्ट्रीज क्यों कहा जाता है, फतहुल मफाती, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों से लड़ने की हिम्मत नहीं हो सकी सैसनिड्स की, यानी पर्शियंस की, और मुसलमानों ने पूरा रिवर ऑफ यूफ्रेट्स, टिग्रिस, ईरान, इराक कॉन्क्वेस्ट कर लिया। आज बात समझ में, ठीक है। तो बैटल ऑफ नाहवन के बाद ईरान भी हमारे हाथ में आ गया। मैं उसकी जरा आपको एक छोटी सी जरा वो डिस्क्रिप्शन दिखाऊं कि जो मैंने 10 मार्क का क्वेश्चन बनाया हुआ है बैटल ऑफ नाहवन का, जरा वो देख लीजिएगा। और उसकी क्या कहते हैं, कॉपी भी आपके पास आज शेयर हो जाएगी, फिक्र न कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लो कि, एक मिनट सॉरी, ये रही बैटल ऑफ नाहवन, ठीक है भाई। ये 10 मार्क का पहला पैराग्राफ, ठीक है, इसके अंदर यजगर्द की वो सारी हादसे अवादसे वाली थोड़ी बातें की हुई है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अभी से ले ले, बस बस, ठीक है। बैटल ऑफ नाहवन का 10 मार्क का क्वेश्चन भी आता है और इस साल इम्पोर्टेंट भी है। देखो मेरे बच्चों, गौर से सुनना, नाहरवान अलग है और नाहवन अलग है। नाहरवान इज द बैटल ऑफ हजरत अली अगेंस्ट खारिजाइट्स, ठीक है, जिसके साथ हमेशा फॉल ऑफ इजिप्ट मिलकर आता है। और नाहवन इज द बैटल ऑफ हजरत बैटल विद पर्शियंस, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये उसका पहला पैराग्राफ। ये उसका दूसरा पैराग्राफ जो है वो पर्शियंस और जो है वो क्या कहते हैं ग्रेट ब्लड शेड, मुसलमानों ने उनको क्लियर डिफीट कि भाई हमने क्या क्या एरियाज उस इस बैटल के बाद कॉन्कर्ड कर लिए, ठीक है। और जो है वो क्या कहते हैं, इसके बाद हमने यजगर जैसे किंग को भी ना पीस दिया है, पीस। तो ये बात याद रख लीजिएगा मेरे भाइयों,
ठीक है, तो इसलिए बैटल ऑफ नाहवन 10 मार्क की पहले भी आ चुकी है। और एक मिनट, जरा जल्दी से मेरे भाइयों ये क्वेश्चन लिख लो। बी क्वेरी,